हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो इस लेक्चर में से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो हंगरी का एक इंजीनियर था कार्ल इरेक्की, उसने 1919 में 1919 में ये शब्द दिया था। डेफिनेशन या परिभाषा पूछी जा सकती है बायोटेक्नोलॉजी की। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक कारकों, ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स जैसे जो सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स हैं या कोशिकाएं है ना, या सेल्स जो होती हैं, उनके अवयवों के नियंत्रण उपयोग के द्वारा जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के या माइक्रोब्स के, उनके कंट्रोल्ड यूज के द्वारा मनुष्य के लिए लाभदायक उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं उनका उत्पादन या प्रोडक्शन किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है स्कोप, ऑर्गन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, कैलस कल्चर, एंथर कल्चर, पॉलन कल्चर एंड ओव्यूल कल्चर एंड देयर एप्लीकेशंस। तो इस लेक्चर में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले एक्सप्लांट या कर्तोतक की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो पौधे का वह भाग जिसे माध्यम पर संवर्धित करने के लिए चुना जाता है। तो मान लीजिए एक प्लांट है तो उसका हम लोग जो भी पार्ट लेते हैं, उसका रूट, स्टेम या लीफ जो हम लोग ले रहे हैं, जिसको हम लोग माध्यम के ऊपर स्थापित करके उसका संवर्धन या कल्चर करेंगे, वो कर्तोतक या एक्सप्लांट कहलाता है। अब जो एक्सप्लांट या कर्तोतक है, इसकी सरफेस के ऊपर या इसकी सतह के ऊपर बहुत सारे माइक्रोब्स जैसे जीवाणु हैं या कवक हैं, ठीक है, और उनके बीजाणु जो हैं वो उपस्थित हो सकते हैं। तो उनको नष्ट करना जरूरी होता है ताकि हमारा जो कल्चर या संवर्धन है उसका संदूषण या कंटेमिनेशन ना हो। तो इसके लिए हम लोग स्टेरलाइजिंग एजेंट्स या निर्जमी कारकों का उपयोग करते हैं। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये लेना है 1 से 1.4%। दूसरा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ये लेना है 9 से 10%। H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये 10 से 12% है। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट 1%। Hg2Cl2 मर्क्यूरी क्लोराइड जो है 0.01 से 1%। तो इनमें से कोई भी एक निर्जमीकारक या स्टेरलाइजिंग एजेंट का यूज हम लोग कर सकते हैं स्टेरलाइजेशन या निर्जमीकरण के लिए। ऑटोक्लेव के अंदर संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम का निर्जमीकरण किया जाता है या स्टेरलाइजेशन किया जाता है। तो ऑटोक्लेव के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कितने टेम्परेचर और दाब पर किया जाता है। तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है और 15 PSI दाब जो है या प्रेशर जो है वो रखना है 30 मिनट के लिए, यानी 30 मिनट्स के लिए। ऑटोक्लेव के अंदर जो गर्म भाप है, ठीक है, या हम कह सकते हैं हॉट स्टीम, उसके द्वारा निर्जमीकरण या स्टेरलाइजेशन किया जाता है। LAF की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो लैमिनार एयर फ्लो,
हैप्पा जो है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। हैप्पा फिल्टर का उपयोग किया जाता है LAF चैम्बर के अंदर। तो हैप्पा की फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। हैप्पा फिल्टर का छिद्र आकार जो है या पोर साइज जो है वो पूछा जा सकता है आपसे। तो 0.3 माइक्रोमीटर है, ठीक है, या कई बुक्स के अंदर 0.22 माइक्रोमीटर्स भी लिखा होता है, तो दोनों ही सही है। इसमें से 99.97% जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं या वायु जनित कण होते हैं वो पास नहीं हो सकते या गुजर नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब इससे जो भी एयर पास होगी इस फिल्टर में से वो स्टेरलाइज्ड या निर्जमीकृत हो जाएगी। उसके बाद ऑर्गन कल्चर या अंग संवर्धन की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो जब पादप का कोई भी अंग कर्तोत्तक के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए रूट को यूज कर रहे हैं या स्टेम को यूज कर रहे हैं या उसकी लीफ को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अंग संवर्धन या ऑर्गन कल्चर। तो इसको फिर अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे ऑर्गन के रूप में अगर अपने मूल या जड़ यानी रूट लेते हैं तो उसको रूट कल्चर या मूल संवर्धन कहते हैं। शूट लेते हैं जैसे स्टेम ले लिया या उसकी कोई ब्रांच शाखा ले ली तो उसको शूट टिप कल्चर या प्ररोह शिखागर संवर्धन के नाम से जाना जाता है। तीसरा हम लोग पर्ण या पत्ती ले सकते हैं, तो उसके लिए इसका नाम है पर्ण संवर्धन या लीफ कल्चर। अब रूट कल्चर की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो निर्जमित दिशाओं में यानी कि स्टेरलाइज्ड कंडीशंस में अंकुरित बीज से, है ना, हमें सीड्स लेने हैं, सीड्स को अंकुरित करवाना है निर्जमित परिस्थितियों के अंदर, और सीड के अंकुरण से जो रूट सिस्टम डेवलप होगा या मूल तंत्र बनेगा उसका हमें शिखागर लेना है, रूट एपेक्स लेनी है या मूलांकुर शिखागर लेना है। रेडिकल का एपेक्स पार्ट लेना है, उसको सेपरेट कर लिया, पृथक कर लिया, और फिर उसको एक्सप्लांट या कर्तोत्तक के रूप में यूज करते हुए हमें संवर्धित या कल्चर करना है, और यही कहलाता है मूल संवर्धन या रूट कल्चर। दूसरा शूट टिप कल्चर या मेरिस्टेम कल्चर यानी प्ररोह शिखागर संवर्धन या विभज्योतक संवर्धन जो है इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी निर्जमित दिशाओं में यानी स्टेरलाइज्ड कंडीशंस में जो प्ररोह होता है यानी कि जो शूट होता है, ठीक है, उसका शीर्ष भाग लेना है, कितना, 0.1 से लेकर 1 mm तक शीर्ष भाग जो है इसको आइसोलेट कर लेना है, पृथक कर लेना है, और फिर उसको कर्तोत्तक के रूप में यानी एक्सप्लांट के रूप में यूज करते हुए कल्चर या संवर्धित करना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्ररोह शिखागर संवर्धन या शूट टिप कल्चर। अब जो शीर्ष भाग या एपिकल पार्ट हमने सेपरेट किया है इसमें 0.05 से लेके 0.1 mm तक विभज्योतक या मेरिस्टेम होता है, इसीलिए इसे मेरिस्टेम कल्चर या विभज्योतक संवर्धन भी कहा जाता है। लीफ कल्चर की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो जब प्ररोह शिखागर की अपरिपक्व यानी जो शूट एपेक्स होता है वहां पर क्या होता है, इमेच्योर लीव्स होती हैं, है ना, तो अपरिपक्व तरुण पत्तियां या इमेच्योर यंग लीव्स जो हैं वो हमें सेपरेट करनी है और उसको कर्तोत्तक के रूप में या एक्सप्लांट के रूप में यूज करना है, और रासायनिक रूप से परिभाषित माध्यम पर यानी केमिकली डिफाइंड जो कल्चर मीडियम हमारा होता है उसके ऊपर उसको कल्चर या संवर्धित करना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पर्ण संवर्धन या लीफ कल्चर। उसके बाद भ्रूण संवर्धन या एम्ब्रियो कल्चर की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें हमें ऐसे बीज लेने हैं जो परिवर्धित हो रहे हों यानी जिनका डेवलपमेंट अभी चल रहा हो, पूरी तरह से परिपक्व या मेच्योर नहीं हुए हों, ऐसे बीजों में से हमें तरुण भ्रूणों को निकालना है, ठीक है, जो यंग एम्ब्रियोज होते हैं इनके अंदर उनको निकाल लेना है, और निर्जमित दिशाओं में यानी स्टेरलाइज्ड कंडीशंस के अंदर पोष पदार्थ पर या न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर उसको कल्चर या संवर्धित करते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूण संवर्धन या एम्ब्रियो कल्चर कहलाती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो पोष पदार्थ है या न्यूट्रिएंट मीडियम है इसके ऊपर तरुण भ्रूण का परिवर्धन या विकास पूर्ण नहीं हो पाता है, ठीक है, जो यंग एम्ब्रियो होगा उसका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। तो क्या होता है फिर, ये जो यंग एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली या सीधे ही पौधे में या प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो मैच्योर एम्ब्रियो या परिपक्व भ्रूण नहीं बन पाता है। तो अगर हम पोष पदार्थ में या न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर निम्न में से कोई एक केमिकल या रसायन मिला दें तो भ्रूण का समय से पहले अंकुरण रोका जा सकता है, ठीक है। प्री मेच्योर जो जर्मिनेशन होता है भ्रूण का उसको रोक सकते हैं, और जो भ्रूण है उसको परिपक्वता अवस्था तक या मैचुरेशन स्टेज तक लेके जाया जा सकता है। तो ये दो रसायन कौन कौन से हैं, एक तो सुक्रोज है,
तो उच्च सुक्रोज सांद्रता या हाई सुक्रोज कंसंट्रेशन अगर अपने यूज़ करेंगे तो हम लोग प्री मैच्योर जर्मिनेशन को रोक सकते हैं एम्ब्रियो के। इसके अलावा अगर हम एबीए एब्सिसिक एसिड उच्च एबीए सांद्रता या हाई एबीए कंसंट्रेशन अगर यूज़ करते हैं तो भी हम लोग प्री मैच्योर जर्मिनेशन को रोक सकते हैं। उसके बाद सेल सस्पेंशन कल्चर या कोशिका निलंबन संवर्धन, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें हम एकल कोशिकाओं को या सिंगल सेल्स को द्रवित माध्यम में संवर्धित किया जाता है। लिक्विड मीडियम यहाँ पे हमें लेना है और उसके अंदर उसको कल्चर करना है। तो जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं वो माध्यम में डूबी हुई अवस्था में संवर्धित होती हैं, यानी सबमर्ज्ड कंडीशंस में सेल्स जो हैं वो कल्चर होती हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका निलंबन संवर्धन या सेल सस्पेंशन कल्चर कहा जाता है। उसके बाद कैलस कल्चर जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैलस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो समसूत्री विभाजन द्वारा वृद्धि कर रही कोशिकाओं का अविशिष्ट व असंगठित समूह कैलस कहलाता है। ठीक है, जो मास ऑफ सेल्स है या कोशिकाओं का समूह है उसमें कोशिकाएं लगातार समसूत्री विभाजन कर रही होती हैं। अविशिष्ट का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक, वह अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित, इसका मतलब उसमें उत्तकों की विशिष्ट स्थिति या जो टिश्यूज हैं उनकी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती है। कोई टिश्यू कहाँ पर उपस्थित होता है, कोई कहाँ पर उपस्थित होता है, तो इस तरह से ये असंगठित या अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलस। अब कैलस संवर्धन या कैलस कल्चर क्या होता है, इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं। तो जब कैलस को निर्जमित दिशाओं में यानी स्टेरिलाइज्ड कंडीशंस में कृत्रिम ठोस अगार माध्यम पर संवर्धित करते हैं। ठीक है, हमें आर्टिफिशियल सॉलिड अगार मीडियम लेना है और उसके ऊपर उसका कल्चर करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैलस संवर्धन या कैलस कल्चर। अब ये टेबल जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का जो अनुपात है माध्यम के अंदर वो ये निर्धारित करता है कि जो कौन सा ऑर्गन इसके अंदर बनेगा, रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा या शूट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा या फिर कैलस जो है उसकी ग्रोथ लगातार चलती रहेगी। तो अगर हम ऑक्सिन का अनुपात ज़्यादा ले लेते हैं साइटोकाइनिन की तुलना में, जैसे 10:1 ले लिया, तो इससे मूल निर्माण या रूट फॉर्मेशन जो है वो इंड्यूस हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। लेकिन अगर हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अनुपात 1:1 रख लेते हैं तो कैलस की वृद्धि लगातार चलती रहती है। जबकि अगर अपने साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा ले लें, ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात जो है वो 1:10 रख लें, तो प्ररोह निर्माण यानी कि शूट फॉर्मेशन जो है वो इंड्यूस या प्रेरित हो जाता है। तो इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद परागकोश संवर्धन या एंथर कल्चर जो है ये क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एक कृत्रिम तकनीक है या आर्टिफिशियल टेक्निक है जिसके द्वारा परिवर्धित हो रहे परागकोशों को एक बंद पुष्प कलिका से एक ठीक व नाजुक अवस्था पर निकाला जाता है। ठीक है, जो परागकोश या एंथर्स हैं वो कहाँ होते हैं, फ्लावर के अंदर होते हैं। तो फ्लोरल बड जो है, एनक्लोज्ड फ्लोरल बड, पुष्प कलिका जो अभी तक बंद है उसके अंदर परागकोश या एंथर्स का डेवलपमेंट जो है या परिवर्धन जो है वो अभी तक चल रहा होता है। ठीक है, तो हमें परागकोशों को निकालना है एक ठीक व नाजुक अवस्था पर। ठीक है, एक क्रिटिकल एंड सुइटेबल स्टेज पर हमें सेपरेट करना है इन एंथर्स को, और फिर पोषक माध्यम पर संवर्धित करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर स्थापित करके और उसका कल्चर किया जाता है। परागकोश के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं यानी माइक्रोस्पोर्स उपस्थित होते हैं, कैलस उत्तक या भ्रूण समान संरचना में विकसित हो जाते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर हैं जब ये समसूत्री विभाजन या माइटोसिस करते हैं सुइटेबल कंडीशंस मिलने पर, तो ये कैलस टिश्यू बना देंगे या तो, और या फिर एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, जो अंग निर्माण या भ्रूण निर्माण के माध्यम से अगुणित पौधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन फॉर्मेशन या ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाएगा या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है और हैप्लॉइड प्लांटलेट्स या अगुणित पौधे जो हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है। एक दो वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, एस गुहा एंड पी माहेश्वरी। 1964 में 1964 में इन्होंने सबसे पहले देखा कि डटूरा इनॉक्सिया जो है, दतूरा भी बोलते हैं उसको आप, उसमें से परागकोशों को निकाल लेते हैं या एंथर्स को निकाल लेते हैं और संवर्धन करवाते हैं कल्चर मीडियम के ऊपर। तो लघु बीजाणुओं से या माइक्रोस्पोर से
भ्रूणों का प्रत्यक्ष विकास या एम्ब्रियो का जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो इन्होंने सबसे पहले देखा था। इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। उसके बाद परागकण संवर्धन या पॉलन कल्चर। तो ये जो परागकण या लघु बीजाणु संवर्धन है या माइक्रोस्पोर कल्चर है, ये एक कृत्रिम प्रक्रिया है या आर्टिफिशियल प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, निर्जमित परिस्थितियों में या स्टेरलाइज्ड कंडीशंस में परागकण या लघु बीजाणु को यानी पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को इसकी एक केंद्रकीय अवस्था पर यूनिन्यूक्लिएटेड स्टेज में हमें निकालना है। साबुत परागकोश से निकाला जाता है, जो इंटैक्ट एंथर होता है उसके अंदर से निकालते हैं और पोषक माध्यम पर संवर्धित करते हैं। जो कल्चर मीडियम है उसके ऊपर एस्टेब्लिश करके उसका कल्चर किया जाता है। उसके बाद बीजांड संवर्धन या ओव्यूल कल्चर, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी निर्जमित परिस्थितियों में या स्टेरलाइज्ड कंडीशंस में जो अंडाशय या ओवरी होता है उसके अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं, तो उन बीजांडों को या ओव्यूल्स को आइसोलेट कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं और रासायनिक रूप से परिभाषित पोषक माध्यम पर यानी केमिकली डिफाइंड जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है उस पर नियंत्रित परिस्थितियों में यानी कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर निर्जमित रूप से संवर्धित करते हैं। स्टेरलाइज्ड कंडीशंस के अंदर उसका कल्चर या संवर्धन करवाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड्स, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, सिंथेटिक सीड्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, एम्ब्रियो रेस्क्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड्स। तो इस लेक्चर में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्लोनीय प्रवर्धन या क्लोनल प्रोपेगेशन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन के द्वारा यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एक पौधे की आनुवंशिक रूप से एक समान संततियां उत्पन्न करके गुणन करने की प्रक्रिया क्लोनीय प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, एक प्लांट से अलैंगिक जनन के द्वारा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा आनुवंशिक रूप से एक समान संततियां यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल जो प्रोजेनिज हैं, यानी ऐसी संततियां या प्रोजेनिज जिनका जीन प्रारूप 100% या 100% एक समान होता है, उनको उत्पन्न करके गुणन करना यानी मल्टीप्लिकेशन करना, ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, क्लोनीय प्रवर्धन या क्लोनल प्रोपेगेशन कहलाती है। ठीक है, अब माइक्रो प्रोपेगेशन को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं हम लोग। तो पादप के कायिक भाग को कर्तोत्तक के समान उपयोग करके, ठीक है, इसमें हमें प्लांट का सूक्ष्म कायिक भाग लेना है, माइक्रोसोमैटिक पार्ट लेना है और उसको एक्सप्लांट या कर्तोत्तक के रूप में उपयोग करना है और निर्जमित परिस्थितियों में यानी स्टेरलाइज्ड कंडीशंस में कृत्रिम माध्यम पर आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर उसको एस्टैब्लिश करके संवर्धित करना है या कल्चर करना है। और ये जो प्रक्रिया या प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। क्लोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये पूछ सकते हैं, तो वेबर ने किया था। सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए या माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए जो टिश्यू कल्चर है या उत्तक संवर्धन है उसका उपयोग किसने किया था, जी मॉरेल ने 1960 यानी 1960 में शुरू किया था। उसने ऑर्किड के प्रवर्धन के लिए, ठीक है, ऑर्किड प्रवर्धन के लिए यानी ऑर्किड्स के प्रोपेगेशन के लिए इसका उपयोग जो है वो किया था। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन जो है, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो उत्तक संवर्धन में या टिश्यू कल्चर में कर्तोत्तक की कोशिकाओं से यानी एक्सप्लांट की जो सेल्स हैं उनसे अपस्थानिक मूल यानी एडवेंटिशियस रूट, तने यानी स्टेम, पर्ण यानी लीफ, पुष्प कलिका यानी फ्लोरल बड आदि के निर्माण की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो अंग जनन या ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लांट की सेल से प्लांट ऑर्गन या पादप अंगों का निर्माण होता है। भ्रूण जनन या एम्ब्रियोजेनेसिस की परिभाषा पूछ सकते हैं। तो एकल भ्रूण जनित कोशिका से एलोन या सिंगल एम्ब्रियोजेनिक जो सेल है उससे भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया है या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो भ्रूण जनन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। अब भ्रूण जनित कोशिका जाइगोट भी हो सकता है, जाइगोट है तो वो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है, या फिर जो भ्रूण जनित कोशिका है या एम्ब्रियोजेनिक सेल है वो एक अविभेदित कैलस कोशिका या अनडिफरेंशिएटेड कैलस सेल भी हो सकती है। तो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा उसको जाइगोटिक एम्ब्रियो बोलेंगे और कैलस कोशिका से जो एम्ब्रियो बनेगा उसको कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो बोलेंगे। उसके बाद संश्लिष्ट बीज या सिंथेटिक सीड की परिभाषा आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कायिक भ्रूण यानी सोमैटिक एम्ब्रियो या प्ररोष शिखागर यानी शूट एपेक्स या फिर कोशिकाओं के समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल्स
को हम लोग क्या करते हैं, जेल के द्वारा उनका कैप्सूलीकरण कर देते हैं, यानी जेल का कैप्सूल या परत जो है वो चढ़ा दी जाती है, और इस प्रकार जो बनी हुई संरचना है उसी को ही संश्लिष्ट बीज या सिंथेटिक सीड कहा जाता है। इसको कृत्रिम बीज या आर्टिफिशियल सीड भी कहते हैं। ठीक है, इन बीजों के अंदर संपूर्ण पौधे के निर्माण की क्षमता पाई जाती है, यानी कि जब इनका जर्मिनेशन करवाएंगे अपने सॉइल के अंदर तो इससे होल प्लांट या कंप्लीट जो पौधा है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी, बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रहा होगा कायिक भ्रूण, या फिर ये प्ररोष शिकागर हो सकता है, सोमैटिक एम्ब्रियो या शूट अपेक्स हो सकता है, और इसके चारों ओर हमने जेल की परत चढ़ाई है, और ये जेल कैसा है, पारदर्शी है या ट्रांसपेरेंट है। तो ये है संश्लिष्ट बीज या कृत्रिम बीज। अब जेल के रूप में हम लोग हाइड्रोजेल्स का यूज करते हैं, तो इन चारों में से कोई भी हाइड्रोजेल जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं सिंथेटिक सीड बनाने के लिए, जैसे सोडियम एल्जिनेट है, पोटेशियम एल्जिनेट, कैराजिनान और सोडियम पैक्टेट। उसके बाद एक टर्म आती है भ्रूण बचाव या एम्ब्रियो रेस्क्यू। इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें हम लोग उन भ्रूणों का बचाव करते हैं या उन एम्ब्रियोज का रेस्क्यू करते हैं जो अपरिपक्व या इमेच्योर और कमजोर होते हैं या वीक होते हैं। ठीक है, और वो नष्ट हो सकते हैं, यानी उनके डिस्ट्रॉय होने का खतरा जो है वो बना रहता है। ठीक है, तो ये जो भ्रूण है वो अपने आप पौधों में विकसित नहीं हो सकते। ठीक है, अपने आप ये न्यू प्लांट को जो डेवलप नहीं कर सकते, तो ये नष्ट होने के चांसेस इनके बने रहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं अभी, उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा यानी टिश्यू कल्चर टेक्निक के यूज से हम लोग इन भ्रूणों से या इन एम्ब्रियोज से स्वस्थ पौधों को विकसित करते हैं, यानी हेल्दी प्लांट्स को डेवलप करते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूण बचाव या एम्ब्रियो रेस्क्यू। उसके बाद कायिक संकरण या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं अभी, दो अलग अलग जातियों या अलग अलग किस्मों के प्रोटोप्लास्ट लेते हैं। ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जब हम पादप कोशिका से कोशिका भित्ति या सेल वॉल को हटा देते हैं तो बची हुई संरचना क्या कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट। तो दो अलग अलग टाइप के प्रोटोप्लास्ट हमें लेने हैं और उनका संलयन या फ्यूजन करवाना है, और इनके फ्यूजन से संकर पौधा या हाइब्रिड प्लांट हमें डेवलप करना है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायिक संकरण या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। साइब्रिड्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, अभी इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी परिभाषा डायरेक्ट पूछी जाती है। तो जब कायिक संकरण के दौरान यानी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के दौरान एक जाति से केंद्रक व कोशिका द्रव्य तथा दूसरी जाति से केवल कोशिका द्रव्य आता है। ठीक है, एक जाति से तो न्यूक्लियस व साइटोप्लाज्म दोनों आएंगे, जबकि दूसरी जाति से न्यूक्लियस नहीं आएगा, केवल और केवल साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य ही आता है। तो इस प्रकार जो संकर बनता है उसको साइब्रिड कहा जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, ये जो कोशिका है इसमें केंद्रक भी है और कोशिका द्रव्य भी है, जबकि दूसरी जो कोशिका है इसमें केवल कोशिका द्रव्य है, केंद्रक नहीं है। जब इन दोनों का संकरण करवाएंगे तो साइब्रिड बनेगा। तो इसमें केंद्रक जो है वो केवल एक ही कोशिका से आता है, जबकि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य दोनों कोशिकाओं से आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोशिका द्रव्य जो है उसका फ्यूजन या संलयन हो रहा है, इसीलिए इसको साइब्रिड कहा जाता है। तो इससे जो प्लांटलेट बनेगा उसको भी साइब्रिड के नाम से जाना जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है सोमा क्लोनल वेरिएशन एंड इट्स यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट और क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इस लेक्चर में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। काइक्लोनिय विविधताएं या सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होती हैं, इनकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो जब हम पादप उत्तक संवर्धन करवाते हैं या प्लांट टिश्यू कल्चर करवाते हैं तो उसके दौरान पादपों में कुछ आनुवंशिक विविधताएं या जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं, और इन वेरिएशंस को हम लोग लक्षणों के रूप में या ट्रेट्स के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, काइक्लोनिय विविधताएं या सोमा क्लोनल वेरिएशंस। उसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है या क्रायो संरक्षण बोलते हैं इसको। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोशिकाओं यानी सेल्स, उत्तकों यानी टिश्यूज या अंगों यानी ऑर्गन्स को लंबे समय तक जीवित बनाए रखने के लिए, यानी कि हम लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अगर अपने इनको जीवित या अलाइव बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत कम तापमान पर, ठीक है, इनको बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर ठंडा किया जाता है, यानी माइनस में होता है टेम्परेचर, और संग्रहित करने की जो प्रक्रिया है यानी इनको स्टोर कर लेते हैं, और ये जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन। अब इसका सिद्धांत या प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी क्रायो संरक्षकों की उपस्थिति में, है ना, क्रायो सुरक्षक क्या होते हैं ये हम लोग अभी बात करेंगे। तो क्रायो सुरक्षकों की उपस्थिति में तापमान को कम करके यानी टेम्परेचर को डाउन करके माइनस तक तापमान को लेके जाया जाता है।
पादप कोशिकाओं या उत्तकों को जीरो मेटाबॉलिज्म तथा अविभाजित अवस्था तक ले जाया जाता है। ठीक है, जो टेम्परेचर है इतना कम कर दिया जाता है कि जो प्लांट सेल्स या टिश्यूज हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म जीरो हो जाता है, या हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म बिल्कुल रुक जाता है। और अविभाजित अवस्था यानी अगर कोशिका विभाजन कर रही है तो विभाजन करना वो छोड़ देती है। तो इस प्रकार पादप कोशिकाओं या ऊतकों की जो वृद्धि या ग्रोथ है वो रुक जाती है। ठीक है, लेकिन कोशिकाएं जीवित रहती हैं, वो डेड नहीं होती या मृत नहीं होती हैं। उसके बाद क्रायो संरक्षक या क्रायो प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अभी इसमें ठोस CO2 -79 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। डीप फ्रीजर का यूज कर सकते हैं, -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। वाष्पीकृत नाइट्रोजन उपयोग कर सकते हैं, -150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। और द्रवित नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है इसमें रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी टेम्परेचर आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्रायो सुरक्षक या क्रायो प्रोटेक्टेंट्स क्या होते हैं? तो ऐसे रसायन या केमिकल जो कोशिकाओं या ऊतकों की शीत क्षति को रोकते हैं। जब हम टेम्परेचर को माइनस तक ले जाते हैं तो जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं पौधों की, वो नष्ट हो सकती हैं, उनको डैमेज हो सकता है या क्षति हो सकती है। ठीक है, तो उनको डैमेज से बचाने के लिए हम लोग कुछ रसायनों का उपयोग करते हैं या कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, और इन्हीं को ही क्रायो सुरक्षक या क्रायो प्रोटेक्टेंट्स कहते हैं। तो इसके रूप में सुक्रोज का उपयोग कर सकते हैं, या अल्कोहल यूज कर सकते हैं, या ग्लाइकोल यूज कर सकते हैं, या फिर DMSO यूज कर सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है डाई मेथाइल सल्फोक्साइड। बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू रिकॉम्बिनेंट DNA मेथड्स, फिजिकल जिसमें जीन गन मेथड आती है, केमिकल जिसमें PEG मीडिएटेड मेथड आती है, एंड एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड्स। तो इस लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण या डायरेक्ट जीन ट्रांसफर क्या होता है? तो जब हम बिना किसी जैविक कारक की सहायता के, यानी कोई भी हमें बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक नहीं लेना है, कोई भी माइक्रोब या सूक्ष्म जीव का उपयोग इसमें नहीं करना है। वांछित जीन को पादप कोशिकाओं के जीनोम में समावेशित करा के, यानी डिजायर्ड जीन जो होता है, हमारा वांछित जीन होता है, उसको पादप कोशिकाएं जो हैं या सेल्स हैं उनके जीनोम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, समावेशित करवा दिया जाता है, और स्थायी रूपांतरण प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी परमानेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन है या रूपांतरण है वो प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण या डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। तो इसके अंदर दो मेथड्स आपके सिलेबस में है, एक तो है कणिका बंदूक विधि या जीन गन मेथड, और दूसरी है PEG मध्यस्थ जीन स्थानांतरण या PEG मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो सबसे पहले कणिका बंदूक विधि या जीन गन मेथड की बात करें तो ये जीन स्थानांतरण की भौतिक विधि है, यानी कि फिजिकल मेथड है। इसका एक और नाम है बायोलिस्टिक मेथड, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम क्या करते हैं अभी 1 से 2 माइक्रोमीटर व्यास के टंगस्टन या गोल्ड के कण लेते हैं। ठीक है, इनका साइज आपसे पूछा जा सकता है, या व्यास या डायमीटर इसका कितना होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर। कण किसके बने होते हैं? पार्टिकल्स टंगस्टन या गोल्ड के बने होते हैं। इन कणों के चारों ओर हम लोग DNA का लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, DNA जो है यानी हमारा जो वांछित जीन है या डिजायर्ड जीन जो है उसका लेप चढ़ा लेते हैं, और फिर कणिका बंदूक की सहायता से यानी जीन गन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको कोशिका के अंदर यानी पादप कोशिका या प्लांट सेल में दागा जाता है या फायर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद दूसरी मेथड है PEG मध्यस्थ जीन स्थानांतरण या PEG मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो ये जो है जीन स्थानांतरण की या जीन ट्रांसफर की एक रासायनिक विधि है या केमिकल मेथड है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं अभी PEG के द्वारा यानी पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा जीन स्थानांतरण को प्रेरित किया जाता है। PEG की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इस रसायन की फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। उसके बाद अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण या इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें जब किसी जैविक कारक की सहायता से, तो इसमें हम लोग बायोटिक फैक्टर या जैविक कारक का उपयोग करते हैं, यानी किसी सूक्ष्म जीव या माइक्रोब का यूज किया जाता है। पादप कोशिकाओं के जीनोम में जीन को समावेशित करके, है ना, जो वांछित जीन होता है, हमारा डिजायर्ड जीन होता है, उसको पादप कोशिकाओं के जीनोम में समावेशित करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और स्थायी रूपांतरण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण या इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी एक माइक्रोब का यूज करते हैं जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम
जीवाणु या बैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थ जीन स्थानांतरण, ये आपके सिलेबस में है। तो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर के बारे में हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, ये आपको पता होना चाहिए, जो पादप की जड़ों के पास स्थित मृदा में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है सॉइल के अंदर, उसमें एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम की एक जाति का नाम आपको ध्यान में रखना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये जो जीवाणु है वो आवर्तबीजी पौधों में, यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें एक रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम है क्राउन गाल डिजीज। ठीक है, और इसके अंदर, इस जीवाणु के अंदर एक विशेष प्रकार का प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको टीआई प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु है, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है और ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, टीआई प्लाज्मिड। टीआई की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग, यानी अर्बुद प्रेरक। टीआई प्लाज्मिड जो होता है इसके टीडीएनए भाग में, है ना, टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक भाग होता है जिसको टीडीएनए बोलते हैं। टीडीएनए भाग में वांछित जीन को समावेशित करके, जो भी हमारा डिजायर्ड जीन होता है उसको टीडीएनए पार्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है और पुनर्योजी डीएनए बनाया जाता है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बना दिया जाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम की सेल्स में स्थानांतरित किया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए भाग में एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि ये पादप कोशिका के जीनोम में समाकलित हो सकता है या इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो टीडीएनए भाग में हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया है, वांछित जीन या डिजायर्ड जीन। तो ये वांछित जीन भी टीडीएनए भाग के साथ पादप के जीनोम में समाकलित या इंट्रोड्यूस हो जाता है। पर्ण के जो टुकड़े होते हैं, यानी लीफ के जो पार्ट टुकड़े होते हैं, खंड होते हैं या फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है, या पीसेस होते हैं लीफ के, उनसे एक केमिकल या रसायन निकलता है जिसको एसिटोसिरिंजिन बोलते हैं। ये एसिटोसिरिंजिन क्या करता है, बैक्टीरिया का जो टीआई प्लाज्मिड होता है उसके अंदर जो टीडीएनए पार्ट होता है, इस टीडीएनए भाग में एक विर ओपेरोन होता है। तो इस विर ओपेरोन को सक्रिय करने का काम किसका होता है, एसिटोसिरिंजिन का होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है। बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है ट्रांसजेनिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो इस लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पराजिनी और इसका फसल उन्नयन में महत्व जो है वो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पराजिनी पादप या ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो जब किसी पादप के जीनोम में वांछित जीन को समाकलित कर, है ना, जो डिजायर्ड जीन है उसको हम लोग पादप के जीनोम में जोड़ देते हैं, समावेशित कर देते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिससे पादप जो है वो स्थायी रूप से क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है या परमानेंटली वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस पादप या प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक प्लांट या पराजिनी पादप इसको बोल देते हैं। तो इसमें दो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो इसमें हम लोग क्राई जीन का स्थानांतरण करते हैं या ट्रांसफर करते हैं बैसिलस थुरिंजियंसिस, जिसको बीटीबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो जीवाणु है इसके प्लाज्मिड में ये जो क्राई जीन है ये पाया जाता है, और क्राई जीन एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसका नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। ये क्रिस्टल प्रोटीन करता क्या है, अभी कीटनाशक होता है, इसका मतलब जो बॉलवर्म है, पिंक बॉलवर्म, उसका जो लार्वा है वो सबसे ज़्यादा कॉटन को या कपास को नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लार्वा को ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है ये नष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो बीटी कॉटन जो विकसित की गई है वो कीट रोधिता के लिए ही डेवलप की गई है। उसके बाद आता है वायरस रोधिता या वायरस रेजिस्टेंस। तो इसके लिए सीपी जीन का स्थानांतरण किया गया है। ठीक है, तो सीपी का फुल फॉर्म क्या होती है, कॉड प्रोटीन। तो कॉड प्रोटीन जीन जो है वो टीएमवी वायरस से निकाला जाता है, टोबैको मोज़ेक वायरस से उसको निकालकर और तंबाकू के जीनोम में समावेशित कर दिया जाता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सुनहरा धान या गोल्डन राइस क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है अभी। तो बीटा कैरोटीन को बनाने वाले जो जीन्स होते हैं, 3 जीन्स होते हैं टोटल बीटा कैरोटीन को बनाने वाले, उनको धान के भ्रूणपोष में, धान के भ्रूण में, है ना, जो पैडी है या राइस है उसके एम्ब्रियो के अंदर जीनोम में समावेशित कर देते हैं, है ना, जीनोम के अंदर उसको जोड़ दिया जाता है और सुनहरा धान या गोल्डन राइस बनाया जाता है। इसमें 2 जो जीन है वो एक पौधे से लिए जाते हैं जिसका नाम है डैफोडिल्स, और एक जीन लिया जाता है जीवाणु या बैक्टीरिया से और उसका नाम है एर्वीनिया यूरिडोवोरा।
बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है पीसीआर टेक्निक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इस लेक्चर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अभी, तो उसको देख लेते हैं। हमने जीन क्लोनिंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो अनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकों की सहायता से यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करके जीन या डीएनए खंड की अनेक प्रतियां उत्पन्न करने की प्रक्रिया है ना। जो जीन है या डीएनए फ्रैगमेंट होता है उसकी हजारों या लाखों की संख्या में हम लोग कॉपीज या प्रतियां बनाते हैं, और ये प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग कहलाती है। पीसीआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस बोलते हैं इसको। पीसीआर को परिभाषित कैसे करेंगे? इसमें हम डीएनए पॉलीमरेज व डीएनए प्राइमर्स के उपयोग से जो डीएनए खंड है ना, या डीएनए फ्रैगमेंट है, उनका गुणन या मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, और यह प्रक्रिया पीसीआर कहलाती है। इसकी खोज पीसीआर की किसने की थी? इस पे क्वेश्चन आ सकता है अभी। तो कैरी मुलिस ने 1985 में 1985 में पीसीआर की खोज की थी। पीसीआर के अंदर 3 मेन स्टेप्स होते हैं अभी। पहला है विकृतीकरण या डिनेचुरेशन। इसमें क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसको हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर कितना होता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान पहुंच जाता है तो इसकी दोनों की दोनों जो स्ट्रैंड्स या श्रृंखलाएं होती हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, वो अलग अलग हो जाती हैं। तो इसका मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की 2 श्रृंखलाओं के अंदर बदल कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा स्टेप है प्राइमर एनीलिंग। अब प्राइमर को हमें जोड़ना है, तो हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं। अब कम करके कहाँ तक लाते हैं? 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाते हैं। तो इस तापमान पर प्राइमर्स जो होते हैं वो एकल श्रृंखलाओं यानी सिंगल जो स्ट्रैंड्स होती हैं उनके 3' एंड पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट्री होने की वजह से 3' एंड पर जुड़ जाते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप है बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। तो इसमें टेम्परेचर को अब थोड़ा और बढ़ाया जाता है, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जब हो जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्राइमर्स का बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन कर देता है, जिससे सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहेगा। उसके बाद एक टर्म आती है ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज या हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो पीसीआर के अंदर हम लोग सामान्य डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सामान्य डीएनए पॉलीमरेज है वो ताप संवेदी होता है, यानी टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ठीक है। यानी तापमान से नष्ट हो सकता है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत ज्यादा होता है। 90 डिग्री तापमान पर ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, इसका विकृतीकरण हो सकता है या डीनेचुरेशन हो सकता है, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन का डीनेचुरेशन या विकृतीकरण हो जाता है उच्च तापमान पर। तो इसलिए हम लोग सामान्य जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको पीसीआर में यूज नहीं कर सकते या उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करेंगे, यानी हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का यूज हम लोग पीसीआर में करते हैं, और इस पे क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो हाई टेम्परेचर को 90 डिग्री सेंटीग्रेड के हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, और इनका डीनेचुरेशन या विकृतीकरण नहीं होता है। इसका मतलब ये नष्ट नहीं होते हैं। तो 3 एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज और उसका स्रोत या सोर्स कौन सा है? सबसे पहला है टैक डीएनए पॉलीमरेज। ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है उससे प्राप्त होता है। दूसरा है वेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये किससे प्राप्त होता है? थर्मोकोकस लिटोलेरिस नाम का एक बैक्टीरिया है उससे प्राप्त होता है। और तीसरा है पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज। ये किससे प्राप्त होता है? अभी पायरोकोकस फ्यूरियोसिस नाम के जीवाणु से प्राप्त होता है। बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है आरएफएलपी, आरएपीडी, एसएसआर। तो इस लेक्चर में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डीएनए मार्कर्स क्या होते हैं, इनकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो डीएनए का ऐसा अक्षर क्रम या ऐसा बेस सीक्वेंस डीएनए का जैसे विभिन्न आणविक तकनीकों के उपयोग से हम लोग पहचान सकते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का यूज करके हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डीएनए मार्कर्स कहलाते हैं। इनको मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी कहा जाता है या जेनेटिक मार्कर्स भी इनको बोला जाता है। तो 3 मॉलिक्यूलर मार्कर्स आपके सिलेबस में हैं, आरएफएलपी, आरएपीडी और एसएसआर। सबसे पहले आरएफएलपी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो जब एक जाति के एक जो स्पीसीज है उसके अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म या जीव हैं उनके डीएनए को अगर हम एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित करवाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है भी? इसको मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची बोलते हैं। इसका काम क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अंदर से विशिष्ट स्थितियों पर या स्पेसिफिक लोकेशंस पर काटना, ठीक है।
तो जब हम ऐसा करते हैं, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करवाते हैं अलग अलग जीवों के डीएनए को, तो जो प्राप्त डीएनए खंड हैं या जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें ऑब्टेन हुए हैं उनकी लंबाई में भिन्नता पाई जाती है, या उनकी जो लेंथ है उसमें वेरिएशन पाया जाता है, और यही क्या कहलाता है, आरएफएलपी कहलाता है। दूसरा है आरएपीडी, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो इसमें क्या होता है, जब दिया गया जो डीएनए है उसका जो क्षार क्रम है या बेस सीक्वेंस है वो अज्ञात होता है, यानी अननोन होता है बेस सीक्वेंस, तो हम लोग क्या करते हैं अभी, छोटे संश्लेषित प्राइमर्स के उपयोग से, तब हम रैंडम प्राइमर्स यूज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट सिंथेटिक प्राइमर्स यूज करते हैं जो कि रैंडम होते हैं, और इनका यूज करके इसके भिन्न खंडों की प्रतियां प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। ये जो अननोन डीएनए है या अज्ञात डीएनए है, इसके अलग अलग भागों की प्रतियां या कॉपीज जो है वो प्राप्त की जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है और फिर बैंड्स प्राप्त कर लिए जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है अभी, आरएपीडी कहलाता है। एसएसआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स भी बोलते हैं इसको। तो ये दो प्रकार के होते हैं अभी, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए और मिनी सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की बात करें तो ये डीएनए का वह पार्ट होता है जिसमें 2 से 6 क्षार युग्म या 2 से 6 जो बेस पेयर्स हैं वो 5 से 50 बार पुनरावर्तित होते हैं, या 5 to 50 टाइम्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो इसको एसएसआर बोलेंगे। मिनी सैटेलाइट डीएनए की बात करें तो इसे वीएनटीआर के नाम से भी जाना जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, कई 100 क्षार, मतलब मैनी हंड्रेड जो बेस पेयर्स हैं वो 1 to 4 टाइम यानी 1 से 4 बार ही रिपीट या पुनरावर्तित होते हैं, ठीक है। वीएनटीआर का उपयोग हम लोग करते हैं अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो इस लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसको मार्कर एडेड सिलेक्शन भी कहा जाता है। ये एक ब्रीडिंग मेथड या प्रजनन विधि है जिसमें हम लोग पौधों का वर्ण या सिलेक्शन करते हैं प्लांट्स का, किस आधार पर, मॉलिक्यूलर मार्कर्स के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो मास के लिए दो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं या दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला वांछित जीन या डिजायर्ड जीन जो होता है और जो मॉलिक्यूलर मार्कर है उसके मध्य टाइट लिंकेज होना चाहिए या मजबूत जुड़ाव होना चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, वांछित जीन की उच्च वंशागतित्व, यानी जो डिजायर्ड जीन है वो हाईली हेरिटेबल होना चाहिए, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित लगातार होते रहना चाहिए। उसके बाद मास के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जो मास है या मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन है ये सभी प्रकार की फसलों में उपयोगी है, यानी ऑल टाइप की जो क्रॉप्स हैं उनमें ये यूजफुल है, जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड या स्वपरागित फसलें, पर परागित या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स व अलैंगिक प्रवर्धित फसलें यानी एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स। मास जो है इसकी सटीकता उच्च होती है, यानी इसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई होती है, ठीक है। और संदूषण यानी कंटेमिनेशन या त्रुटि यानी एरर की कोई भी संभावना जो है वो नहीं होती, तो इसकी संभावना या पॉसिबिलिटी क्या होती है, नगण्य या जीरो होती है। मास जो है वो एक तीव्र विधि है, यानी कि बहुत कम टाइम लेती है ये। तो परंपरागत जो प्रजनन विधियां हैं यानी ट्रेडिशनल जो ब्रीडिंग मेथड्स हम लोग यूज करते हैं उनकी तुलना में जो मास है वो बहुत ही कम टाइम या समय लेती है। मास जो है इसके ऊपर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वातावरण से ही अप्रभावित होती है, एनवायरनमेंट से अनअफेक्टेड रहती है, जबकि जो परंपरागत प्रजनन विधियां हैं या ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स हैं वो वातावरण से प्रभावित होती हैं। मास का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, क्यूटीएल मापन में किया जाता है। क्यूटीएल क्या होता है अभी, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई। मास के लिए हमें आधुनिक प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, हमें मॉडर्न जो लेबोरेटरी है उसका यूज जो है वो हमें करना पड़ता है मास के लिए। मांस जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ठीक है, हेल्थ के लिए ये हार्मफुल होती है। क्यों, क्योंकि इसमें एक टेक्निक यूज की जाती है ऑटो रेडियोग्राफी, और ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर रेडियो एक्टिव प्रोब्स का उपयोग किया जाता है, और रेडियो एक्टिविटी जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक या हार्मफुल होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी कार्सिनोजेनिक होती है, यानी कैंसर उत्पन्न कर सकती है। बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशंस। तो इस लेक्चर में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशंस क्या होते हैं, इनकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो ऐसे नियम यानी लॉज, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स व निर्देश यानी डायरेक्शंस जिनकी पालना करते हुए, है ना, जिनको फॉलो करते हुए ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स या पादप होते हैं उनके उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स का निर्माण व उपयोग किया जाता है, यानी उनका सिंथेसिस
वह यूज जो है वो किया जाता है, क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशंस कहलाती हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जिनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, जैसे IBSC इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, RCGM रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशंस, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रूवल कमेटी, DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च,